Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, welcome in lecture number 7 of chapter 22 of NBF Biology 12, in which we are going to study limitations, usefulness and scope of independent assortment. आज के लेक्चर में हमने जो लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिस्कस किया था उसकी कुछ लिमिटेशंस का जिक्र करेंगे। इसके अलावा आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की यूजफुलनेस और इसके स्कोप के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के ज़माने में चूंकि अभी इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट से मेंडल खुद भी वाकिफ़ नहीं था और उस दौर के बाकी साइंटिस्ट भी वाकिफ़ नहीं थे। तो जब उसने ये आइडिया पेश किया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ, अगरचे वो अप्रिसिएशन उसको थोड़ा सा लेट मिली थी। जैसे मैंने आपको शायद किसी पिछले लेक्चर में बताया था कि 1865 में इसने ये अपना काम किया था और 1900 में जाकर वो काम उसका रिकग्नाइज हुआ था। तो बहरहाल मेंडल का ये जो आइडिया था ना उस वक्त तो अप्रिशिएट काफ़ी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ग्रेजुअली साइंटिस्ट को समझ में आने लगी कि कुछ जगहों पर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है। वो कैसे? वो इस तरह से कि अगर आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट देखें तो ये सिर्फ डिप्लॉइड्स के ऊपर एप्लीकेबल है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली डिप्लॉइड, जबकि तमाम ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड नहीं होते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल इन ओनली डिप्लॉइड स्टेट्स। अगरचे मेंडल को इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि डिप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, ये तो चीज़ें बाद में जाके डिस्कवर हुई हैं। तो ये लॉ सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है और जबकि तमाम ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड नहीं है, कुछ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये इस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नज़र नहीं आएगी। हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन्स का पेयर भी कंप्लीट नहीं होगा। जैसे आमतौर पर हम जीन पेयर की बात करते हैं ना, ये एक जीन पेयर है कैपिटल ए स्मॉल ए और दूसरा जीन पेयर कैपिटल बी स्मॉल बी। तो हम असॉर्टमेंट में यही कहते हैं कि भाई इस जीन पेयर के अलील दूसरे जीन पेयर के किसी भी अलील के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। तो ये सिचुएशन हमेशा डिप्लॉइड्स के अंदर होती है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, जैसा कि प्लांट्स में अगर आप देखें तो गैमीटोफाइट जनरेशन उनकी हैप्लॉइड जनरेशन होती है और फिर इसी तरह से बाज़ एनिमल्स में भी हैप्लॉइड एनिमल्स हैं। तो अगर उनका क्रोमोसोम नंबर इस तरह से डिप्लॉइड ना हो तो फिर ऐसी सूरत में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी वहाँ पर नहीं होगी। डिप्लॉइड का मतलब है कि द ऑर्गेनिज्म हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जिनके पास क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं। 2 सेट का मतलब है कि उनके पास हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज मौजूद होती हैं। एक कॉपी उनको उनकी मदर से मिली हुई होती है और दूसरी कॉपी उनको उनके फादर से मिली हुई होती है। तो इस तरह से ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जहां पर प्रेजेंट होंगे उनको डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा और जहां पर ये इस तरह होमोलोगस पेयर नहीं है क्रोमोसोम के, वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स नहीं है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड नहीं है तो वहां पर फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक लिमिटेशन हो गई। इसके अलावा देखो दूसरी लिमिटेशन और क्या हो सकती है। दूसरी लिमिटेशन ये होती है कि ये लिंक्ड जीन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कि इट इज एप्लीकेबल ऑन नॉन लिंक्ड जीन्स। नॉन लिंक्ड जीन्स के ऊपर ये एप्लीकेबल है, लेकिन लिंक्ड जीन्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। नॉन लिंक्ड जीन्स कौन से होते हैं? नॉन लिंक्ड जीन्स वो होते हैं जो डिफरेंट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। मिसाल के तौर पर ये जैसे हम यहाँ पर एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहे हैं और ये दूसरा क्रोमोसोम इसका पार्टनर होमोलोगस क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हैं और यहाँ पर हम एक और पेयर शो कर देते हैं। दिस इज अनदर पेयर जो उससे छोटे साइज का पेयर है।
क्योंकि क्रोमोसोम डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो अब आप देखिए कि ये दो डिफरेंट पेयर्स आपको यहां पे दिखाएं। अब ये अगर तो जीन पेयर्स दोनों ये डिफरेंट पेयर्स पर प्रेजेंट हो, यानी एक जीन पेयर कैपिटल ए स्मॉल ए ये इस लोकस पर इधर मौजूद है, इधर कैपिटल ए और इस जगह पे स्मॉल ए, और दूसरा उसका लोकस ये किसी और होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, यहाँ पर ये कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, ऐसे इसका लोकस इस क्रोमोसोम पेयर पर है और इसका लोकस यहाँ पर इस पेयर पर मौजूद है। तो अगर ये डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर इनके लोसाई प्रेजेंट हो तो इनको नॉन लिंक्ड कहा जाएगा। नाउ दे आर कॉल्ड नॉन लिंक्ड जीन्स। ठीक है, नॉन लिंक्ड जीन पेयर्स अगर हैं तो ऐसी सूरत में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लाजमी होनी है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना हो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लाजमी होगी। लेकिन अगर ये एक ही होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों बहुत करीब करीब मौजूद होते हैं, जैसे ये इस लोकस के ऊपर अगर ये कैपिटल स्मॉल है और इस लोकस के ऊपर अगर ये कैपिटल बी और स्मॉल बी मौजूद होता और ये दोनों जीन पेयर एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं तो आप इसे लिंक्ड जीन पेयर्स कहते हैं। और अगर ये लिंक्ड जीन पेयर्स होते तो इनके दरमियान इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी तो हो जाती और कभी ना होती। असल में लिंक्ड जीन पेयर्स के केस में अगर इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो जाए, आपने मियोसिस 9th-10th में पढ़ा होगा, मियोसिस एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक इंसिडेंट होता है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मियोटिक सेल डिवीजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर वो क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, अदरवाइज अगर वो क्रॉसिंग ओवर ना हो तो फिर ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिंक्ड जीन्स की ये डाउटफुल हो जाती है। अगर ये नॉन लिंक्ड हो तो फिर तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लाजमी हो रही है, और अगर ये लिंक्ड है तो फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाउटफुल हो जाएगी। तो ये दूसरी लिमिटेशन आपने याद रखनी है। लिंक्ड जीन्स के ऊपर क्रॉसिंग ओवर का क्या इफेक्ट होता है, लिंक्ड जीन्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रॉसिंग ओवर के साथ किस तरह से मशरूत है, ये हम आगे चलकर आगे एक टॉपिक आएगा लिंकेज, वहां पर डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। बस आपने फिलहाल ये याद रखना है कि नॉन लिंक्ड जीन्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली बट द लिंक्ड जीन्स कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जो लिंक्ड जीन्स है उनकी असॉर्टमेंट एक्चुअली डिपेंड करती है उनके डिस्टेंस के ऊपर। इफ दे हैव इनफ डिस्टेंस एंड क्रॉसिंग ओवर कैन अकर बिटवीन देम तो तब तो ये असॉर्ट कर जाएंगे, अदरवाइज अगर उनके दरमियान इनफ डिस्टेंस नहीं है और उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता तो फिर उनकी असॉर्टमेंट नहीं हो पाएगी। यहाँ पर समटाइम ये बात शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है कि which type of genes can assort independently and which type of genes can not assort independently। तो आपने कहना है कि the genes which are present on different homologous chromosome that are actually non-linked genes they can be easily assort independently, लेकिन the genes which are present on same homologous chromosome which are actually linked genes they cannot assort independently। लिंक्ड जीन्स की असॉर्टमेंट मैंने आपको बताया कि वो क्रॉसिंग ओवर के साथ मशरूत है, अगर उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होगा तो तब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये दूसरी लिमिटेशन का आपको पता चल गया। तीसरी एक और लिमिटेशन भी है, वो ये कि अगर जीन्स सेक्स लिंक्ड हैं तो ऐसी सूरत में उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रॉपर्ली नहीं होगी। इट इज एक्चुअली एप्लीकेबल ऑन ऑटोजोमल जीन्स। ऑटोजोमल जीन्स का मतलब है ऑटोजोमल लिंक्ड जीन्स, आप इसे कह सकते हैं। ऑटोजोमल लिंक्ड जीन्स का मतलब है कि जो ऑटोजोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। असल में हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम हैं, एक है सेक्स क्रोमोसोम्स और दूसरे ऑटोजोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोजोम, इन दोनों में क्या फर्क है? ऑटोजोम्स वो होते हैं जो मेल फीमेल में एक जैसे होंगे, यानी ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के अंदर मौजूद होंगे, और जबकि सेक्स क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में डिफरेंटली प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन के अंदर अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए तो ह्यूमन में अगर ये सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स पर मुश्तमिल हो तो ये फीमेल बॉडी होगी, और अगर ये सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई पर मुश्तमिल हो तो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम्स हैं जो मेल फीमेल के अंदर डिफरेंटली प्रेजेंट हैं, बट ऑटोजोम्स आर दोज विच आर फाउंड इन मेल एंड फीमेल आइडेंटिकली। तो ये
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्चुअली ऑटोजोम्स के ऊपर तो एप्लीकेबल है, लेकिन अगर ये जीन सेक्स लिंक्ड हो तो ऐसी सूरत में उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रॉपरली नहीं होती। उसकी क्या वजह है ये भी आगे चलकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे पूरा एक टॉपिक है सेक्स लिंक ट्रेड्स का, वहां पर आपको ये जाकर बात सही समझ में आ सकेगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपने नॉन लिंक्ड जीन्स का जो अभी आपको मैंने बताया कि नॉन लिंक्ड जीन्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है, लेकिन लिंक्ड जीन्स की असॉर्टमेंट डाउटफुल हो जाती है। तो लिंक्ड जीन्स की असॉर्टमेंट कैसे डाउटफुल होती है ये भी हम आगे चलकर डिटेल से पढ़ेंगे। बहरहाल इस टॉपिक में हमने जस्ट ये लिमिटेशंस का जो जिक्र किया ना, इसमें आपने सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने कि अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो आपने उसमें ये 3 लिमिटेशंस का पॉइंट आउट करना है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन ओनली diploid organisms and all the organisms are not diploid, and this law is applicable on non-linked genes and all the genes are not non-linked, some of the genes are linked on the same chromosome, और इसी तरह से it is applicable on autosomal linked genes and all the genes are not autosomal linked, certain genes are present on sex chromosome, यानी जैसे वो X के ऊपर प्रेजेंट हो सकती हैं, Y पर प्रेजेंट हो सकती हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्वेश्चनेबल हो जाएगी। तो ये लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थी। उसके बाद फिर हम एक और एस्पेक्ट इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डिस्कस करते हैं, उसे कहते हैं यूजफुलनेस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की यूजफुलनेस क्या है, या कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसकी यूजफुलनेस क्या है। तो यूजफुलनेस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये है कि अगर आपके पास 2 इंडिविजुअल्स हैं, जैसे ये एक प्लांट है, प्लांट 1 सपोज किया, और दूसरा प्लांट है प्लांट 2, और दोनों के पास कुछ यूनिक सेट ऑफ ट्रेट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इसके पास एक ट्रेट मौजूद है, इस ट्रेट की इसके पास कोई सूटेबल फॉर्म मौजूद है, सूटेबल फिनोटाइप इसके पास मौजूद है। सूटेबल से मतलब है कि कोई बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फिनोटाइप इसके पास मौजूद है, सूटेबल। ठीक है, और दूसरी तरफ एक और ट्रेट इसके अंदर मौजूद है, ट्रेट 2, तो वो ट्रेट 2 जो है ना वो अनसूटेबल स्टेट में मौजूद है, वो इतना सूटेबल नहीं है, वो इकोनॉमिकली इतना वैल्यूएबल नहीं है। तो इस तरह से एक ट्रेट इसके पास सूटेबल स्टेट में और दूसरा ट्रेट इसके पास अनसूटेबल है। लेकिन जो दूसरा प्लांट है ना उसके पास ये जो ट्रेट 1 है उसकी अनसूटेबल स्टेट है, ट्रेट 1 की इसके पास अनसूटेबल स्टेट है, अनसूटेबल, और जबकि ट्रेट 2 की इसके पास सूटेबल स्टेट है, यानी डिजायरेबल ट्रेड स्टेट है उसकी, जो इकोनॉमिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसको आप यूं भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम वीट की बात करते हैं, सपोज किया वीट प्लांट था, ये वीट प्लांट है दोनों ना, तो वीट में मिसाल के तौर पर आप देखिए उसका जो वीट का ये कार्नल पोर्शन होता है ना, स्पाइक, जहां पर उसके सीड्स लगे हुए होते हैं, तो ये सीड इस तरह से यहाँ पर ऐसे करके ये मौजूद होंगे, ये सीड्स हैं इसके वीट के। तो ये जितना हिस्सा इसका सीड बियरिंग होता है ना, इसको स्पाइक कहते हैं, ये स्पाइक है इसका, वीट स्पाइक। तो ये वीट स्पाइक अगर इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो डेफिनेटली ज्यादा सीड्स इसके अंदर मौजूद होंगे, और लेंथ इसकी छोटी होगी तो लेस सीड्स विल बी देयर। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट कौन सा होगा, ज्यादा सुटेबल वैरायटी कौन सी होगी जिसमें ये स्पाइक लेंथ उसकी ज्यादा होगी या शॉर्ट होगी। ऑब्वियसली जिस वीट प्लांट की स्पाइक लेंथ लॉन्गर होगी तो वो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल वैरायटी होगी, क्योंकि उससे हमें सीड ज्यादा मिलेंगे और उससे हमारी पैदावार ज्यादा हो सकेगी। ये एक मैंने ट्रेड आपको बताया, और दूसरा ट्रेड चलो स्टेम हाइट का हम ले लेते हैं यहाँ पर, स्टेम हाइट। अब ये जो स्टेम हाइट है, इस हाइट के लिहाज से एक प्लांट है जिसकी हाइट थोड़ी सी टॉल है और दूसरा प्लांट है जिसकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है। तो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल ट्रेड कौन सा होगा हाइट के लिहाज से? हाइट के लिहाज से हमारे लिए ज्यादा सूटेबल ट्रेड ये टॉल हाइट वाला है, क्योंकि जिसकी हाइट टॉल होगी ना उसका रिमेनिंग जो मटेरियल होगा वो यूटिलाइज हो सकेगा फर्दर कई चीजों के अंदर। क्योंकि देखो ये जो वीट प्लांट होता है ना, उसमें से ऊपर से तो आप ये वीट ले लेते हैं यहाँ से, और बाकी का जो पूरा प्लांट होता है वीट प्लांट, वो पूरा प्लांट ये जानवरों के चारे के तौर पर यूज किया जाता है। उसको क्रश करके जानवरों का चारा बना लिया जाता है, या फिर उसके जरिए ये बहुत सारे वुडन
चीज़ें हैं, ये जो चिप बोर्ड्स और इस तरह की चीज़ें, वो उसके ज़रिए बनाई जाती हैं। तो इस तरह से उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। तो अगर आपका जो प्लांट है वो बहुत शॉर्ट हाइट का है, तो शॉर्ट हाइट वाला प्लांट इतना इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर आप यूं समझ लें कि ये देखो प्लांट 1 जो है, इसके बाद ट्रेट वन यानी स्पाइक, ये स्पाइक लेंथ सूटेबल है। सूटेबल होने से मतलब है कि लॉन्ग स्पाइक लेंथ है इसके पास, लेकिन इसके पास जो स्टेम हाइट थी ना वो अनसूटेबल थी। अनसूटेबल होने का मतलब एक शॉर्ट स्टेम हाइट है। एक चीज फेवरेबल है हमारे लिए, दूसरी चीज अनफेवरेबल है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा प्लांट है उसके पास जो ट्रेड 1 था वो अनसूटेबल स्टेट में, यानी स्पाइक लेंथ छोटी है लेकिन उसकी स्टेम हाइट लंबी है। हमारे लिए जो डिजायरेबल वैरायटी है ना, वो ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर स्पाइक लेंथ भी लॉन्गर हो और उसकी हाइट भी लंबी हो, तो ये हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है। और ये कैसे कर मुमकिन होगा? ये इसी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से मुमकिन होगा, क्योंकि आपको याद है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर शफलिंग हो जाती है ना। यानी सपोज करो कि अगर ये सब ये दोनों डोमिनेंट है, सपोज बोथ ऑफ देम आर द डोमिनेंट वन, और ये दोनों रिसेसिव है, यानी इस इंडिविजुअल में दोनों रिसेसिव है, इसमें दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप्स ली हुई हैं। F1 के अंदर तो जाहिर है कि डोमिनेंट ने ही इनहेरिट करना है, ये सूटेबल और ये अनसूटेबल, लेकिन हमारी जो डिजायर है वो पूरी नहीं हो सकेगी। तो हम इससे जब F2 जनरेशन ऑब्टेन करेंगे तो आप देखेंगे कि F2 जनरेशन में लाजमी कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे पैदा हो जाएंगे जिसमें ये ट्रेट 1 सूटेबल हो और ट्रेट 2 भी सूटेबल हो। तो ये देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ कि आप दो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स में जहां पर आपको यूनिक सेट ऑफ ट्रेड्स नजर आ रहे थे, तो उनमें से जो डिजायरेबल ट्रेड्स हैं उनको अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं इन वन इंडिविजुअल, तो दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये इसकी यूजफुलनेस कहलाती है। ठीक है, आपने इस एग्जांपल से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की यूजफुलनेस को पॉइंट आउट करना है। उसके बाद एक और चीज हम डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हवाले से, वो है स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्कोप क्या है? स्कोप को आप सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, स्कोप या रोल भी कह सकते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्कोप अगर आपको बताना हो ना, तो आपने इसमें बताना है कि दिस इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन कमिंग जनरेशन। ये वेरिएशन का सोर्स है, सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन कमिंग जनरेशन। असल में देखो, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज होती है ना, उनकी आने वाली जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से मुख्तलिफ होती हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंस शो कर रही होती हैं। सो ये जो वेरिएशंस आती हैं, ये वेरिएशंस ना सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आती हैं, बल्कि म्यूटेशन भी है, उसमें क्रॉसिंग ओवर भी है, यानी और दीगर फैक्टर्स भी मौजूद हैं अगरचे, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपना एक डेफिनेट रोल है। तो आपने जब स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताना है, तो उसमें आपने यही रोल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बताना है कि ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्चुअली वेरिएशन टेक्स प्लेस इन कमिंग जनरेशन, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन। ये इसका स्कोप बताया जाएगा। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो यहां से पूछे जाते हैं। एक मैंने आपसे शेयर किया लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दूसरा यूजफुलनेस और तीसरा स्कोप। तो इन तीनों को आपने इस तरह याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आपसे पूछे जाएंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.